बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशन एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर से तमाम लॉ गेट के स्टूडेंट, LLB के स्टूडेंट और वो यंग लॉयर जिन्होंने अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू की है, अगर वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक एक किताब की एक एक लाइन की, खास तौर पे लॉ गेट वाले अपने बेरेक्ट की एक एक लाइन उर्दू तर्जमे के साथ और उसका PDF प्रिंट बिल्कुल फ्री हासिल करें और फ्री ऑनलाइन टेस्ट दें, और इसी तरीके से LLB के तमाम स्टूडेंट अपनी पहले साल की किताब से लेकर अपने आखिरी साल तक की तमाम किताबें फ्री पढ़ें, और यंग लॉयर अपने मुकदमे के पहले दिन से लेकर मुकदमे का जीतने तक के तमाम मराहिल बिल्कुल मुफ्त सीखें, तो हमारे इस चैनल लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। हमने CPC का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, हमने सेक्शन पढ़ लिए थे, सेक्शन 10 नंबर के थे। अब हमने ऑर्डर का सिलसिला शुरू किया। अब ऑर्डर जो आएंगे ये 10 नंबर के। आज हम पहला ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 1। आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि ऑर्डर 1 जो है वो सिर्फ प्लेंटिफ के मुतालिक बताता है। ऑर्डर 1 है पार्टी टू दी सूट्स, मुकदमे की पार्टियां। तो आपसे लॉ गेट में उलझा कर कहेगा कि जो ऑर्डर 1 है ये सिर्फ प्लेंटिफ के मुतालिक बताता है, आपके लिए गलत। वो कहेगा ये सिर्फ डिफेंडेंट के मुतालिक बताता है, आपके लिए गलत। असल जवाब क्या है, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के मुतालिक बताता है। हम इसका रूल 1 पढ़ते हैं, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। कौन कौन से लोग एक मुकदमे के अंदर प्लेंटिफ बन सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। ये मिसाल हमारे पूरे के पूरे इस लेक्चर में चलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक टाउन, सिटी टाउन में प्लाट लिया और मेरा वो प्लाट फ्रॉड का निकल आया। मैं मुकदमा दायर करने के लिए जैसे अदालत पहुंचता हूं, मैंने देखा वहां पर 6 और लोग खड़े हुए थे। उनसे मैंने पूछा आप यहां पर क्यों आए, तो उन्होंने कहा सिटी टाउन में हमने प्लाट लिया था, वो हमारा फ्रॉड का निकल आया। तो मेरा प्लाट भी सिटी टाउन में, उनका प्लाट भी सिटी टाउन में। तो देखो एक जैसा मामला बन गया, यानी एक जैसा एक्ट हुआ या एक जैसा ट्रांजैक्शन हुआ, एक जैसा लेन देन मामला हुआ। तो अब हम ये कि अलग अलग वकील करें, अलग अलग केस दायर करें, हम क्या कर सकते हैं कि सबके सब मिलकर एक ही मुकदमा दायर कर दें। अब आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है ये रिलीफ आपको क्या फायदा देता है कि आप सबके सब एक ही प्लेंट के अंदर बतौर प्लेंटिफ्स आप इकट्ठे जो है दावा दायर कर सकते हैं। आपको क्या फायदा होता है। पहला फायदा तो उसका ये है कि जहां पर मुझे एक अकेले को ये साबित करना था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो मुझे अकेले को साबित करना था। मेरा केस स्ट्रांग हो गया कि मेरे साथ 6 और लोग हैं, उन 6 के साथ भी इसी टाउन में ये हुआ। फिर दूसरा ये हमें रिलीफ मिल गया कि जो हमने अलग अलग खर्चा करना था, अलग अलग वकील जो करने थे, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक ही वकील कर सकते हैं, तो हमारा खर्चा डिवाइड हो गया। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ऑर्डर 1 रूल 1, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। कौन कौन से लोग प्लेंटिफ बन सकते हैं। ऑल दी पर्सन, तमाम लोग, हु मे ज्वाइंड, ऑल दी पर्सन मे बी ज्वाइंड, तमाम के तमाम लोग जो है वो ज्वाइंट हो सकते हैं इन वन सूट, एक मुकदमे में, एज प्लेंटिफ्स, मुद्दइयों के तौर पर। इन होम, जिनमें से एनी राइट टू रिलीफ, के उनमें से किसी की जो हक की दाद रसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ आर अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट, वो निकलती हो किसी एक तरह के एक्ट से, आर ट्रांजैक्शन, एक तरह के मामले से, लेन देन से, आर सीरीज ऑफ एक्ट, या बहुत से एक्टों से, आर ट्रांजैक्शंस, या बहुत से लेन देन से या ट्रांजैक्शन से, इज एलिज टू एग्जिस्ट, जो उन्होंने इल्जाम लगाया है वो निकलती हो। यानी सबके सबकी एक ही तरह की कोई दाद रसी निकलती। देखो हमारी क्या दाद रसी है सबकी, कि हमें जो फ्रॉड का प्लाट मिला है हमारा, उसका अजाला किया जाए। अभी जो अगली लाइन आ रही है ना, ये आपको पहचान बताती है कि कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि हम लोगों का मुकदमा एक जैसा है या हम एक जैसा मुकदमा कर सकते हैं। तो इसमें पहचान बताई कि अगर वो शख्स ज्वाइंटली आते अदालत में, या अकेले अकेले सेवरली आते, या अल्टरनेटिव एक के बाद एक आते,
और अदालत को ये लगता कि इनका ये तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो हमारा देखो क्या है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि हमारे साथ क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। तो इस तरीके से अगर एक सबके साथ एक जैसा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो एक जैसा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एक मुकदमा कर सकते हैं। वेयर ज्वाइंटली, जब हम इकट्ठे आते, सेवरली अलग अलग आते, आर इन दी अल्टरनेटिव, ये अलग अलग आते। वेयर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट, अगर ये लोग अलग मुकदमा लेकर आते, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, या तो इनमें से कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ निकलता और फैक्ट या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट निकलता, वुड अराइज, वो निकलता, तो हम क्या कह सकते थे कि हम एक जैसा मुकदमा कर सकते हैं। तो ऑर्डर 1 रूल 1 ने क्या कहा, अगर सबके साथ एक जैसी कहानी बीती हो तो वो एक मुकदमे के अंदर पार्टियां बन सकती हैं। रूल 2 क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, कोर्ट की ताकत वो चाहे तो हमारा ट्रायल अलग अलग कर सकती है। अब देखो हमने एक मुकदमा किया था 7 लोगों ने, मगर कोर्ट जब ये देखे कि ये लोग अगर इकट्ठे लेकर चलेंगे तो कोई एम्बेरस होगी, कोई गड़बड़ हो जाएगी, पेचीदगी हो जाएगी या ट्रायल डिले हो जाएगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो हमें अलग अलग मुकदमा करने को कह सकती है या इलेक्शन करवा सकती है। इलेक्शन करवा सकती है, इलेक्शन किसको कहते हैं, यानी चूज कर सकती, कह सकती कि भाई इन 5 बंदों का तो मैं इकट्ठा लेके दावा चलूंगी, मगर ये 2 है ना, इनकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है, तो इनकी वजह से मैं 2 को इकट्ठा इसमें नहीं करूंगी, इसको इलेक्शन कहते हैं। और सेपरेट किसको कहते हैं कि हर एक का अलग अलग ट्रायल लेके चले, तो ये अदालत कर सकती है। रूल 2 में कहा पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, कोर्ट की ताकत के वो सेपरेट ट्रायल कर सकती है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जब कोर्ट को ये लगे दैट एनी ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स, कि अगर ये प्लेंटिफ इकट्ठे लेकर चले, में एम्बेरस, वो भी पेचीदगी पैदा कर देंगे, मसला क्रिएट कर देंगे, और डिले द ट्रायल, जिनकी वजह से ट्रायल डिले हो जाएगा ऑफ द सूट, इस मुकदमे का, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ, कोर्ट कर सकती है उन प्लेंटिफ को टू देयर इलेक्शन, उनमें से चुन सकती है, और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, ये अलग अलग ट्रायल कर सकती है, और मेक सच अदर ऑर्डर, या दूसरा कोई ऑर्डर दे सकती है, एज मे बी एक्सपीडियंट, जो उसको बेहतर लगे, मौजूद लगे, कोर्ट ऐसा कर सकती है। अब यहां पे एक और चीज, अब जो तीसरा जो रूल आ रहा है ना, वो बिल्कुल रूल एक ही है, मगर वहां पर यह था कि प्लेंटिफ किस तरीके से मुकदमे में इकट्ठे होंगे, यहां पे क्या है कि डिफेंडेंट किस तरीके से एक मुकदमे में इकट्ठे होंगे। देखो वही मिसाल लेकर चलते हैं कि हमारा प्लाट 7 बंदों का फ्रॉड का निकला, जब हमने मुकदमा दायर किया तो पता क्या चला कि 10 लोग इस टाउन के जो थे वो पार्टनर थे। अब उन 10 ने क्या फैसला किया, भाई हम अलग अलग हम केस को डिफेंड करेंगे, तो उससे बेहतर नहीं कि हमारा खर्चा डिवाइड हो जाएगा, हम 10 के 10 पार्टनर मिलकर एक ही वकील कर लेते हैं, सेम वही, अगर उनका भी काज एक जैसा हो, उनके साथ भी कहानी एक जैसी बीती हो, उन सब 10 के साथ क्या कहानी बीती, उन 10 पे हम 7 ने इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, तो वो 10 क्या कर सकते हैं, वो भी अपना एक ही मुकदमा बना सकते हैं, यही बात। और इसमें भी यही पहचान बताई गई कि कैसे पता चलेगा आखिरी लाइनों में, कि कैसे पता चलेगा कि वो एक जैसे मुकदमे के अंदर आ सकते हैं, एक ही पार्टी बन सकते हैं। तो क्या उसमें यह बताया गया था कि अगर वो एक एक कर आते, या ज्वाइंटली आते, या अल्टरनेटिव एक के बाद एक आते, तो उनमें से कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट निकलता, तो वो कर सकते थे। अब वो सबके साथ क्या है, सब पे फ्रॉड का इल्जाम है, तो वो एक मुकदमा कर सकते हैं, 10 के 10 मिलकर एक ही मुकदमा कर देंगे और एक ही अपना वकील रख लेंगे। तीसरा है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेड, कौन से लोग डिफेंडेड हो सकते हैं, ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेड, सबके सब लोग डिफेंडेड हो सकते हैं, अगेंस्ट हुम, जिनके खिलाफ एनी राइट टू रिलीफ, कि जिनके खिलाफ कोई दाद रसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ और राइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट, किसी एक एक्ट के जरिए से, और ट्रांजैक्शन किसी मामले के जरिए से, और सीरीज ऑफ एक्ट या बहुत सी एक्टों के जरिए से, और ट्रांजैक्शन से बहुत से लेन देन या ट्रांजैक्शन के जरिए से, इज एलिज टू एग्जिस्ट, वो एक जैसी निकलती हो, वेदर ज्वाइंटली, अगर वो इकट्ठे आते, सेवरली अलग अलग आते, और अल्टरनेटिव एक के बाद एक, वेयर इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट, अगर वो अलग अलग मुकदमा लेके आते अगेंस्ट सच पर्सन, इन लोगों के खिलाफ, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, या तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, और फैक्ट वुड अराइज, या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट निकलता, तो ये एक मुकदमा कर सकते हैं। मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर एक बड़ी अहम बात बताई है, वो बात क्या है,
मैं ये बात क्यों करता हूँ हर लेक्चर में? मैं इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको भी ये पता नहीं होता कि एक लफ्ज के कई मतलब निकलते हैं। तो मैं आपको हर लेक्चर में ये कह रहा हूँ कि एक लफ्ज के कई मीनिंग है, एक पैरे को तर्जमा बताने का कई तरीके हैं। मैं आपको वो वाला तर्जमा बताता हूं जो उस वक्त उस लाइन के उस लफ्ज पे ठीक बैठता और आसान हो, बेशक वो आपकी डिक्शनरी में लिखा हो या ना लिखा हो। मुझे सिर्फ समझाना है, मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर कराना। कई मैं लफ्ज ऐसे भी बोल दूंगा कि जिनका डिक्शनरी में वजूद ही नहीं होगा, मगर मेरा उस लफ्ज को बोलने का तरीका क्या है कि आपको उस वक्त वो सही समझ आ जाए। मेरा मतलब है समझाने का। तो इसलिए मैं टफ लैंग्वेज नहीं बोलता, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज बोलता हूं। तो इसलिए अपने जहन को रिलैक्स रखना कि कभी आप ये देखेंगे ये तो मैंने लफ्ज कभी सुना ही नहीं, तो वो समझाने की वजह से होगा। और हमारा है 4, रूल 4, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टी। इसमें सीधी सी बात की, कोर्ट अगर चाहे तो तमाम प्लेंटिफ के लिए एक तरह का फैसला सुना सकती है या अलग अलग सुना सकती है, या तमाम डिफेंडेंट के लिए फैसला सुना सकती है, अलग अलग सुना सकती है। इतनी सी बात है। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर, कोर्ट दे सकती है जजमेंट किनके लिए, और अगेंस्ट या किनके खिलाफ, वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टी, जो या तो एक के लिए या ज्वाइंट जो इकट्ठे हुई थी पार्टी उनके लिए। जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, जजमेंट बगैर अमेंडमेंट की भी दी जा सकती है। किसके लिए? फॉर सच वन, किसी एक के लिए, और मोर ऑफ द प्लेंटिफ्स, या बहुत से प्लेंटिफ्स के लिए, एज मे बी फाउंड, जो पाए गए, टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ, कि वो दाद रसी के, वो वाकई इंसाफ के हकदार हैं। फॉर सच रिलीफ, इस रिलीफ के लिए, एज ही, या तो वो अकेला, और दे मे बी इंटाइटल्ड टू, कि वो इस तरह के इंटाइटल हो सकते थे। यानी इसमें क्या कहा गया? 4A में कहा गया कि कोर्ट चाहे तो एक प्लेंटिफ, या कोर्ट चाहे तो तमाम प्लेंटिफ के हक के अंदर फैसला दे सकती है। नीचे डिफेंडेंट के मुताबिक बात की गई। बी, अगेंस्ट वन, या किसी एक डिफेंडेंट के खिलाफ, और मोर ऑफ द डिफेंडेंट, या बहुत से डिफेंडेंट के खिलाफ, एज मे बी फाउंड टू बी लाइएबल, अगर वो ये चाहे कि वो लाइएबल है, जिम्मेदार हैं, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टेड लाइबिलिटी, अपनी मुतलका जिम्मेदारी की वजह से। यानी कोर्ट क्या कर सकती कि ये वाकई जिम्मेदार थे कि इन्होंने फ्रॉड का प्लॉट क्यों दिया इनको, तो क्या कर सकती, उन 10 के खिलाफ इकट्ठा भी फैसला दे सकती है, अलग अलग भी दे सकती है। हो सकता है कि उन 10 में ये हुआ हो कि जो 8 थे उन्होंने फ्रॉड किया हो, जो 2 बाकी थे वो स्लीपिंग पार्टनर हो। यानी उन्होंने क्या किया, वो एक्टिव पार्टनर ना हो, कि उन्होंने सिर्फ सरमायाकारी की हो, उनका कोई लेन देन ना हो, वो बेचारे किसी और मुल्क में रहते हो। तो कोर्ट क्या कर सकती है कि हाँ, उन 8 के खिलाफ अलग फैसला दे सकती है, उन 2 को रिहा भी कर सकती है, ऐसा कर सकती है। 5वां, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। ये जरूरी नहीं कि डिफेंडेंट जो है वो सबके सब एक जैसी जिम्मेदारी रखते हैं। इसको बड़े गौर से समझना। अब वो जो 10 थे, ये जरूरी नहीं कि उन 10 ने एक जैसा फ्रॉड किया हो उनमें से, और ये भी जरूरी नहीं कि सब 10 पे एक जैसी जिम्मेदारी आयद हो। तो मैं भी थोड़ी देर पहले अभी इसी 4 में आपको बताकर बैठा हूं कि ये जरूरी नहीं कि सबने एक जैसा कसूर किया हो। मैंने अभी बताया कि 2 जो थे वो तो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने तो सिर्फ सरमायाकारी की थी। तो यहां पर क्या कि जरूरी नहीं कि सबके सब डिफेंडेंट एक ही जैसे कसूर में मुलव्वस हो। इतनी सी बात की गई। हो सकता है एक ने एक कसूर किया हो, दूसरे ने दूसरा कसूर किया हो, तीसरे ने कुछ और कसूर किया हो, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किया ही ना हो, जैसे भी हमने देखा कि हाँ 2 उसमें जो थे वो इंग्लैंड के थे। डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ, डिफेंडेंट जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टेड हो इन ऑल द रिलीफ क्लेम, उन तमाम रिलीफों का जो उनके खिलाफ किए गए। यानी इसको दूसरे नजरिए से लेके चलें तो ये इसका तर्जुमा ये भी बन सकता है कि जो मुद्दइयों के हक में फैसला आया वो जरूरी नहीं है कि उनमें से तमाम जो डिफेंडेंट उनसे लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ डिफेंडेंट से कोई रिलीफ ले दिया गया, कुछ डिफेंडेंट से कोई दे दिया गया, ये भी हो सकता है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट एवरी डिफेंडेंट के हर डिफेंडेंट शैल बी कि वो जरूर हो इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम, उन तमाम रिलीफों में जो क्लेम किया गया है, इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, उस मुकदमे के बारे में जो उसके खिलाफ किया गया। अब है रूल 6,
ज्वाइंटर ऑफ पार्टी लाइएबल ऑन सेम कंट्रैक्ट। जो ज्वाइंटर ऑफ पार्टी है, जो मुकदमे की पार्टियां बनी थी, वो एक जैसे कंट्रैक्ट का हिस्सा होना जरूरी है। अब मैं जब किसी को पार्टी चुनूंगा, अब मैं जब अदालत पहुंचा था, मैं अकेला फ्रॉड के लिए पहुंचा था, अब वो जो 7 खड़े हुए थे, 6 खड़े हुए थे, अब उन 7 लोग बनने वाले हैं। अब मेरी मर्जी, मैं उनमें से जिसको चाहूं अपने साथ मुकदमे का हिस्सा बना सकता हूं। यानी इसमें यह कहा गया कि एक शख्स किसी भी दूसरे को हिस्सा अपने मुकदमे का बना सकता है, मगर जरूरी यह है कि उन सबके साथ एक ही जैसी कहानी बीती हो, एक जैसा ट्रांजैक्शन हुई हो, या एक जैसा जो है उनके साथ कंट्रैक्ट हो। ये वाली बात की गई। ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ लाइएबल ऑन सेम कंट्रैक्ट। जो ज्वाइंटर होती पार्टियां, वो जिम्मेदार होती हैं उन सेम कंट्रैक्ट, एक ही जैसे कंट्रैक्ट की। दी प्लेंटिफ में, प्लेंटिफ अगर चाहे तो एट हिज ऑप्शन, अपनी मर्जी पर ज्वाइन एज ए पार्टी, पार्टियों को ज्वाइन कर सकता है टू दी सेम सूट, एक ही मुकदमे में, ऑल सबको, और एनी ऑफ द पर्सन, ये उनमें से किसी भी शख्स को सेवरली, अलग अलग, और ज्वाइंटली, इकट्ठा लेकर, और सेवरली लाइएबल ऑन एनी वन कंट्रैक्ट, जो उनमें से एक कंट्रैक्ट में उनको जिम्मेदार ठहरा सकता है, जिम्मेदार कर सकता है, इंक्लूडिंग पार्टी, ये बड़ा कीमती है, इसके अंदर वो पार्टियां भी शामिल है, टू बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की होंगी, हुंडीज की होंगी, एंड प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट की पार्टियां भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। सिंपल वर्डिंग के अंदर एक जैसा कंट्रैक्ट हो तो पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं। 7वां, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट। जब प्लेंटिफ को यह हो कि मैं इनमें से किससे अपना बदला लूं, किससे दाद रसी हासिल करूं, वही वाली बात के जब हमने देखा कि इस टोन के तो एक मालिक नहीं, इसको तो 10 मालिक है। अब हम पजल हो गए कि अब हम किससे बदला ले भाई, हम किससे अपनी क्या नाम है दाद रसी हासिल करें। तो हम क्या कर सकते हैं, सब के ऊपर मुकदमा कर दें, जो जो हमें लगे कि ये भी आ सकता है, ये भी हम कर दें। कोर्ट का काम है कि वो जिम्मेदार को ढूंढेगी। इसमें ये कहा गया 7 में, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट, जब प्लेंटिफ इस शक में हो कि किससे वो दाद रसी हासिल करे। वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट, जब प्लेंटिफ जो है वो डाउट में हो, एज टू द पर्सन, उन शख्स के बारे में, फ्रॉम होम ही इज इंटाइटल टू ऑब्टेन रिड्रेस, कि वो किससे अपनी दाद रसी हासिल करे। ही में ज्वाइन, वो ज्वाइन कर सकता है, मिला सकता है, टू और मोर डिफेंडेड, 2 या ज्यादा डिफेंडेड को, इन ऑर्डर, इस शक्ल में, दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ द डिफेंडेड इज लायबल, कि इनमें से कोई डिफेंडेड जो है वो तो जिम्मेदार है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, और किस हद तक, मे बी डिटरमिन्ड एज बिटवीन ऑल पार्टी, ये डिटरमिन कर लिया जाएगा तमाम पार्टी के दरमियान। यानी वो सब पे दावा दायर करता है जिस पे उसको शक है, ये बात कहेगी। तो आपको लॉ एक्ट में पूछ सकता है, अगर प्लेंटिफ जो है वो शक के अंदर है कि मैं किसके ऊपर दावा दायर करूं, तो वो क्या करेगा। तो आप क्या कहेंगे लॉ एक्ट में, कि वो जिस पे भी शक कर सकता है वो सबके ऊपर दावा दायर कर सकता है। 8वां, याद रखना, रूल 8 और रूल 12 में जमीन आसमान का फर्क है। 8 में यह कहा गया कि देखो हम 7 लोग थे, उन 7 में से यह कहा कि आसिफ तुम फारिग हो, हम 6 बड़े जो हैं मसरूफ बंदे, हम 6 की तरफ से तुम एक, हम तुझे अथॉरिटी देते हैं, तो एक मिलकर हम 6 की तरफ से इकट्ठा एक मुकदमा दायर कर दो। 8 में ये वाली बात की गई कि सबकी तरफ से एक नुमाइंदा बनकर मैंने मुकदमा दायर किया कि ये जो टोन है या फ्रॉड होता है। 8 में ये बात की गई। और 12 में अलग बात की गई। वो क्या की गई, 12 में ये कहा गया कि हमने मुकदमा तो इकट्ठा दायर किया, कि हम 7 के 7 ने मुकदमा इकट्ठा दायर किया, मगर बात वहां पे क्या कि उन 6 ने यह कहा कि हम रोजाना पेशी पर नहीं आ सकते, हम अपना पावर ऑफ अटॉर्नी आसिफ को देते हैं कि हमारी तरफ से ये पेश होता रहे अदालत में, जब हमारी जरूरत होगी तब हम आ जाएंगे। तो ये फर्क है कि 8 में मैं सबका नुमाइंदा बन के अकेला मुकदमा कर रहा हूं, और 12 में क्या फर्क है, 12 में ये कि वो सबके सब मुकदमे में सारे शामिल हैं, मगर पेशी पे हाजिर मुझे अकेले को कर रहे हैं, बाकी 7 के बाकी जो 6 हैं वो पेशी पे हाजिर नहीं हो रहे। वहां पेशी का मामला या मुकदमे का मामला जमीन आसमान का फर्क है। 8, 1 पर्सन में सू, एक शख्स जो है वो दावा दायर कर सकता है, और डिफेंड, यहां पे डिफेंडेंट का भी आपसे लॉ एक्ट में पूछ सकता है कि क्या डिफेंडेंट भी ऐसा कर सकता है कि
तमाम की जगह पे एक को रिप्रेजेंट ठहरा ले, हाँ डिफेंडेंट भी कर सकता है। अब हम रूल 8 देख रहे हैं। रूल 8 में कह रहा है वन पर्सन में सू, एक पर्सन जो है वो दावा दायर कर सकता है, आर डिफेंड या डिफेंड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल इन द सेम इंटरेस्ट, या क्या कर सकता है, दिफा कर सकता है उन तमाम की तरफ से। अब हम इसमें देखते हैं 8(1) में क्या कहा गया, वे देर आर न्यूमरस पर्सन, जब बहुत से लोग हों, हैविंग द सेम इंटरेस्ट, उनका एक जैसा मफाद हो, इन दी वन सूट, एक सूट में, वन आर मोर ऑफ सच पर्सन, एक या उनमें से ज्यादा शख्स में, अगर चाहे तो यहाँ पे मे का लफ्ज है, आप जगह शेल गलत हो जाएगा, चाहे तो मर्जी पे है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये जरूरी है कि कोर्ट से पहले परमिशन लेंगे, सू आर बी सूट, तो यहाँ पे मुकदमा कर भी सकते हैं, उन पर मुकदमा किया भी जा सकता है, आर में डिफेंड या वो दिफा कर सकते हैं, इन सच सूट, इस सूट में, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ के ऊपर, आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पर्सन, या तमाम लोगों के मफाद के लिए, सो इंटरेस्टेड जो उसमें इंटरेस्टेड है, बट द कोर्ट शैल इन सच केस गिव, लेकिन ऐसे हालात में कोर्ट जो है वो देगी, एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस, उन प्लेंटिफ के खर्चे पर, नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस देगी कि उसने इंस्टीट्यूट किया है, दावा दाखिल किया, ऑफ द सूट के दावा दाखिल किया है, टू ऑल सच पर्सन, उन तमाम लोगों के लिए, एदर बाय पर्सनल सर्विस, तो कोर्ट उनको पर्सनल सर्विस के जरिए से भी नोटिस भेज सकती है, और वेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन, या उन लोगों को, नंबर ऑफ पर्सन को भेज सकती है, और एनी अदर काज सच सर्विस, या कोई और तरीका ढूंढ सकती है, इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, अगर ये वाले जो है ये प्रैक्टिकेबल ना हो, बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती है, एज द कोर्ट इन सच केस, एज द कोर्ट इन ईच केस, एज द कोर्ट इन ईच केस में डायरेक्ट, जिस तरीके से कोर्ट हिदायत करेगी। तो 8(1) में क्या कहा गया कि कोई अलग अलग जो मुकदमे दायर करें, उनकी जगह पर क्या कर सकते हैं कि सबके सब मिलकर एक बंदा नुमाइंदे के तौर पे दावा दायर कर सकता है, मगर जब वो करेगा तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लागत में आपसे पूछेगा, उसको कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप कहेंगे नहीं, उसको कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर्ट उनके खर्चे पे नोटिस भी भेजेगी बाकियों को कि देखो इस तरह का मुकदमा दायर हुआ है। तो ये 8(2) में, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ, ऐसा शख्स जिसके बिहाफ पर, और फॉर हुज बेनिफिट, जिसके फायदे के लिए, ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, मुकदमा दाखिल किया गया है, आर डिफेंडेड, या मुकदमा लड़ा गया है, अंडर सब रूल 1 के तहत, मे अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, टू बी मेड ए पार्टी, कि मैं पार्टी बनना चाहता हूं, तो सच सूट उस मुकदमे। अब देखो उन 6 ने क्या कहा था कि आसिफ हम हमारी जगह पे तुम नुमाइंदे बन के हमारा मुकदमा दायर कर दो, मैंने मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा चल रहा, मुकदमे के दौरान उनमें से एक बंदा कहता नहीं जी मैं तो पार्टी बनना चाहता हूं, मैं आसिफ पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपना पार्टी बनना चाहता हूं, तो क्या कर सकता है, जब भी चाहे कोर्ट से इजाजत लेकर पार्टी बन सकता है। इसमें ये बात की गई। तो लॉ गेट में आपसे पूछेगा पार्टी बन सकता है, अगर वो चाहे तो आप कहेंगे हाँ बन सकता है। 9वां बहुत अहम है, मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर। पहले इस कंसेप्ट को समझें, ये अक्सर पूछ लेता है। 2 तरह की पार्टियां होती हैं, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी। मुकदमे में 2 तरह की पार्टियां होती हैं, एक होती है नेसेसरी पार्टी कि जिसकी बगैर मुकदमा सही तरीके से फैसला ना हो सके, वो नेसेसरी पार्टी कहलाती है। एक होती है पार्टी वो कि जो प्रॉपर पार्टी है, उसको मुकदमे में चाहे तो शामिल कर लें चाहे तो ना करें। तो एक प्रॉपर पार्टी जिसको चाहे तो शामिल करें या ना करें, एक नेसेसरी पार्टी जिसको जरूर शामिल करना पड़ेगा। अब यहां पे केस उसने क्या कहा, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर। मिस ज्वाइंटर का मतलब क्या है, 9वें में ये कहा गया कि अगर कोई शख्स मिस ज्वाइंटर गलती से मुकदमे में किसी का नाम दाखिल कर दिया गया, या क्या कहा गया एंड नॉन ज्वाइंटर। नॉन ज्वाइंटर का मतलब है जिसका नाम दाखिल करना चाहिए था, जो नेसेसरी पार्टी थी, उसका नाम ही दाखिल नहीं किया गया। तो ये 2 केस इसमें दिए गए। पहला क्या है, मिस ज्वाइंटर गलती से नाम दाखिल कर दिया गया, और नॉन ज्वाइंटर वो जो नेसेसरी पार्टी थी उसका नाम ही दाखिल नहीं किया गया। तो क्या होगा, अब 9वें में ये कहा गया अगर इस तरह हो जाए तो मुकदमे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट को नामों से क्या लेना देना, कोर्ट को क्या नाम से लेना कि आसिफ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोर्ट को तो ये देखना फ्रॉड हुआ है।
अब मेरा नाम गलती से कुछ और आ गया हो तो ये तो जरूरी नहीं कि कोर्ट ये कहे कि जो नाम दुरुस्त नहीं है, तो ऐसा नहीं करती। तो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर आपसे लॉ गेट में पूछ ले, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बुनियाद पर क्या दावा खारिज हो जाता है, कोर्ट उसको दोबारा नया लेके चलती है? कहेंगे नहीं, बल्कि कोर्ट क्या करती है कि वो उस दावे को चलने देती है, सिर्फ नाम चेंज कर देती है, बस इतना है। नो सूट शैल बी डिफेक्टेड, मुकदमे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुकदमा डिफेक्टेड, मुकदमा नहीं हारेगा, मुकदमे में फर्क नहीं पड़ेगा। बाय रीजन ऑफ, किस वजह से, ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी, कि पार्टियां मिस ज्वाइंडर हो, गलती से डाल दी गई हो, और नॉन ज्वाइंडर ये दाखिल ना की गई हो ऑफ द पार्टी, पार्टियां। एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट, मे का लफ्ज है, वो कोर्ट अगर चाहे तो हर मुकदमे में डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी, वो क्या करती है, तो डील करती है मैटर को, जो कंट्रोवर्सी, जो मुतनाजा मामला हो, जो मामला उनके अंदर झगड़ा पैदा कर रहा, सो फार एज रिगार्ड द राइट, उसको क्या ताल्लुक है, उनके रिगार्ड द राइट, उनके हकूक से ताल्लुक है कोर्ट को, एंड इंटरेस्ट, उनके मफाद से ताल्लुक ऑफ द पार्टी, पार्टियों के एक्चुअली बिफोर इट, जो उसके सामने है। तो यहाँ पे लॉ गेट का तो बस इतनी सी बात आप याद रखना, आपसे अगर मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर जो है वो सूट को डिफेक्ट करते हैं, आप कहेंगे नहीं करते। फिर दूसरा सवाल पूछ सकता है कि क्या अगर इस तरह हो जाए तो वो सूट दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, मुकदमा वहीं से चलता रहेगा और सिर्फ उनके नाम दुरुस्त कर दिए जाएंगे। 10वां, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, कि सूट जो है वो रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम के ऊपर दाखिल किया गया। इसको जरा क्लियर कर लें। ऐसा हुआ कि मुकदमे के अंदर जो हमने 10 बंदे जिनके खिलाफ किया था, उनमें से सिर्फ 3 बंदे कसूरवार हैं और 7 बेगुनाह आ गए, तो कोर्ट किसी टाइम भी चाहे मुकदमे में उनके नाम को स्ट्रक आउट कर सकती है, निकाल सकती है। या हमने वो 10 बंदे जो है उन पे दावा दायर किया था, कोर्ट ने देखा नहीं, इन 10 के अलावा 5 और भी छुपे कहीं बैठे हुए हैं, तो कोर्ट ने क्या देखा कि हमने तो 10 बंदों के ऊपर, देखो हमने 10 बंदों के ऊपर दावा दायर किया था, मगर कोर्ट ने देखा कि नहीं, इन 10 के अलावा 5 और भी हैं, तो उन 5 को भी कोर्ट इस दावे में शामिल कर सकती है। सिंपल वर्डिंग में कोर्ट जिस टाइम चाहे किसी भी शख्स को मुकदमे में दाखिल भी कर सकती है और जिस वक्त चाहे किसी भी लम्हे मुकदमे में से निकाल सकती है, ये वाली बात की गई। अब जब दाखिल कोर्ट करेगी तो जब किसी बंदे को दाखिल करती है तो उसकी हद तक मुकदमा चेंज होगा ना, तो हाँ, कोर्ट उसकी हद तक मुकदमा चेंज करेगी कि एक नया बंदा दाखिल हुआ है तो उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। अब आपसे लॉ गेट में एक बड़ा कीमती सवाल पूछ लेगा कि क्या बगैर अमेंडमेंट के उसको दाखिल कर देगी? आप कहेंगे नहीं, अगर जरूरी समझेगी तो उसमें अमेंडमेंट करेगी। अब एक और आपसे कीमती सवाल लॉ गेट में पूछेगा, जो शख्स मुकदमे के दरमियान आया होगा उसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? हर मुकदमे में लिमिटेशन पीरियड होता है ना, तो कहेगा उसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जिस शख्स को बाद में दाखिल किया गया, आप कहेंगे उसका लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब सर्विस ऑफ सम्मन हुआ था, यानी जिस दिन सम्मन की तामील हुई थी, जिस दिन वो बंदा शामिल किया गया था, उस दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये बड़ी कीमती बात है। अब है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, 10वां रूल हम पढ़ रहे हैं, इसका सब रूल 1, वेयर ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, जब सूट दाखिल किया गया हो इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन, किसी गलत शख्स के नाम पर, एज प्लेंटिफ, उसको प्लेंटिफ बना दिया गया हो, और वेयर इट इज डाउटफुल, या कहीं पर शक हो, वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, कि क्या जो हमने मुकदमा दाखिल किया वो शख्स, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज, कोर्ट किसी भी स्टेज पर ऑफ द सूट, इस मुकदमे की, इफ सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट मुतमिन हो दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, कि जो मुकदमा इन्होंने दाखिल किया था थ्रू ए बोनाफाइड मिस्टेक, इन्होंने मासूमाना गलती की थी, मासूम गलती थी, इनसे जानबूझ के इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मासूमाना गलती की वजह से, खता की वजह से कोई गलत बंदा इन्होंने ऐड कर दिया, एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर, और कोर्ट को लगे इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, फॉर द डिटर्मिनेशन, मालूम करने के लिए, ऑफ द रियल मैटर, के असल मामला क्या है, डिस्प्यूट जिसपे झगड़ा खड़ा हुआ है, सो टू डू, ऐसा कर सकती है, ऑर्डर एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स को हुक्म दे सकती है, टू बी सब्सटीट्यूटेड, कि उसकी जगह पे दूसरा डाल दिया जाए, और ऐड, या कोई और शामिल कर दिया जाए, एज प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के तौर पर, अपॉन सच टर्म, उन तमाम शराइत के साथ, एज कोर्ट थिंक फिट, जो कोर्ट जो है मुनासिब समझे। इसमें ये कहा गया तो कोर्ट किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे अगर चाहे
شرائط کے ساتھ یا شرائط کے بغیر کسی بھی شخص کو پلینٹ میں داخل بھی کر سکتی ہے، نکال بھی سکتی ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے سب رول 2 میں کہا گیا کورٹ میں اسٹرائک آؤٹ، کورٹ نکال سکتی ہے، خارج کر سکتی ہے، اور ایڈ پارٹی، پارٹیوں کو ایڈ کر سکتی ہے۔ وہی والی بات جو اوپر کی گئی مگر یہاں پہ تفصیل سے کر دی گئی۔ دی کورٹ میں ایٹ اینی اسٹیج، کورٹ کسی بھی اسٹیج پہ، اینی کا لفظ بڑا قیمتی ہے، لا گیٹ میں کہہ دے گا ایٹ سرٹین اسٹیجز، آپ کہیں گے غلط، کسی بھی اسٹیج پہ کورٹ کر سکتی ہے۔ اینی اسٹیج آف دی پروسیڈنگ، پروسیڈنگ کی کسی بھی اسٹیج کے اوپر، ایدر اپون یا تو کس کے اوپر، درخواست کے اوپر، اور وداؤٹ دی اپلیکیشن یا بغیر درخواست پہ، آف ایدر پارٹی، کسی پارٹی کے۔ تو لا گیٹ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھ سکتا ہے، صرف جب پارٹیاں درخواست دیں گی تب ہی کورٹ پارٹیوں کو ایڈ کر سکتی ہے اور اسٹرائک آؤٹ کر سکتی ہے، آپ کہیں گے نہیں، کورٹ سو موٹو بنیاد پہ بھی اسٹرک آؤٹ بھی کر سکتی ہے، ایڈ بھی کر سکتی ہے، پارٹی کی اپلیکیشن پہ بھی کر سکتی ہے، سو موٹو پہ بھی کر سکتی ہے۔ اینڈ آن سچ ٹرم، اور ان شرائط کی بنیاد پر، ایز میں اپیئر ٹو دی کورٹ، جو کورٹ کو لگتی ہوں، ٹو بی جسٹ، کہ وہ مناسب ہے۔ آرڈر دیٹ نیم، ان ناموں کا آرڈر دے سکتی ہے، آف اینی پارٹی، کسی پارٹی کا، امپراپرلی جوائن، کہ اس کو غلط طریقے سے تم نے جوائن کیا ہے، ویدر ایز پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ، چاہے وہ پلینٹف ہو یا چاہے ڈیفینڈنٹ ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی نکال سکتی ہے۔ بی اسٹرک آؤٹ، ان کے ناموں کو خارج کر سکتی ہے۔ اینڈ دیٹ دی نیم آف اینی پرسن، یا کسی بھی شخص کا نام، who ought to have been joined، یا جس کا نام جوائن کرنا چاہیے تھا، whether as plaintiff or defendant، plaintiff یا defendant کے طور پر، or whose presence، یا جس کی موجودگی before the court، کورٹ کے سامنے، may be necessary، ضروری ہے، in order to enable court، تاکہ کورٹ کو اس قابل کر دے، effectually and completely، کہ وہ با اثر انداز میں، مکمل طور پر، to adjudicate upon، تاکہ وہ مقدمے کو، اس کے اوپر گرفت حاصل کر لے مقدمے کی، اینڈ سیٹل آل دی کوشچن، اور تمام سوالوں کو حل کر لے، تمام معاملوں کو حل کر دے، انوالوڈ ان دی سوٹ، جو سوٹ کے اندر انوالو ہیں، بی ایڈڈ، ان کو داخل کر سکتے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا، کورٹ سو موٹو کے طور پر خود بھی چاہے تو ایسا کر سکتی ہے، کسی پارٹی کی اپلیکیشن پر کسی پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کے نام کو داخل بھی کر سکتی ہے، یا پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کے نام کو اسٹرک آؤٹ بھی کر سکتی ہے، نکال بھی سکتی کر سکتی ہے ایسا کورٹ۔ اس کا 10 کا سب رول 3، نو پرسن شیل بی ایڈڈ ایز پلینٹف، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا جا سکتا پلینٹف سوئنگ ود آؤٹ نیکسٹ فرینڈ۔ چلیے لینڈ پڑھ لیول میں سمجھاتا ہوں کہ وہ ود آؤٹ نیکسٹ فرینڈ، اپنے کسی رفیق کے ذریعے، اپنے کسی دوست کے ذریعے، اور ایز دی نیکسٹ فرینڈ، یا کوئی نیکسٹ فرینڈ، اور پلینٹف، یا کوئی پلینٹف انڈر اینی ڈس ایبلٹی وداؤٹ ہز کنسینٹ، جو کوئی، جس کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی معذوری ہو، تو اس کی بغیر مرضی کے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر، میں جو ایک پلینٹف ہے ان کے اندر، اس پلینٹف کا کیا ہوا کہ وہ پلینٹف معذور ہے، بیمار ہے، یا کوئی اور اس کو بڑی مجبوری ہے، وہ عدالت نہیں آ سکتا، تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں آ سکتا، تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک نیکسٹ فرینڈ کے طور کے اوپر، اس کا رفیق کے طور کے اوپر ہم آ سکتے ہیں، یعنی ہمیں اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ سمپل ورڈنگ میں آپ سے لا گیٹ میں پوچھ لے گا، جب ایک شخص نیکسٹ فرینڈ کے طور پر آتا ہے تو وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کنسینٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے غلط، نیکسٹ فرینڈ کے طور پہ کوئی بھی شخص آئے گا کسی مقدمے میں، کسی کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے گا، تو اس کو اجازت لینی ہوگی۔ 10 کا 4، 10 کا سب رول 4، ویئر ڈیفینڈنٹ ایڈڈ، جب کوئی ڈیفینڈنٹ ایڈ کیا جائے گا، پلینٹ ٹو بی امینڈڈ، پلینٹ جو ہے امینڈ کر دی جائے گی، ویئر اے ڈیفینڈنٹ از ایڈڈ، جب کسی ڈیفینڈنٹ کو ہم نے ایڈ کیا، دی پلینٹ شیل، تو پلینٹ ضرور، شیل کا لفظ ضرور، انلیس دی کورٹ ادروائز ڈائریکٹ، جب تک کہ کورٹ خود نہ کہے، بی امینڈڈ، ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی، چینج کرنا پڑے گا، ان سچ مینر، اس انداز میں، ایز میں بی نیسیسری، جتنا ضروری ہو، اینڈ امینڈڈ کاپی آف دی سمن، اور جو سمن کے جو امینڈڈ کاپیاں ہیں اس کے سمن جاری کیا جائے گا، اینڈ آف دی پلینٹ، اور اس دعوے کی بھی، شیل بی سرڈ، ہم وہ جاری کر دیں گے، ان تک پہنچا دیں گے، آن دی نیو ڈیفینڈنٹ، اس نئے ڈیفینڈنٹ کو، اینڈ اف دی کورٹ تھنک فٹ، اور اگر کورٹ مناسب سمجھے، آن دی اوریجنل ڈیفینڈنٹ، تو چاہے اوریجنل ڈیفینڈنٹ پہ بھی یہ پہنچائے گی۔ یعنی یہ کہا گیا جب ہم نے ایک نیا ڈیفینڈنٹ مقدمے میں داخل کیا، تو اب اگر تو کورٹ خود اپنے منہ سے کہہ دے، لکھ دے کہ مقدمے میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو الگ بات ہے، ورنہ
जब एक नया डिफेंडेंट आएगा तो लाजमी उसकी हद तक नए हकायक भी आएंगे ना। तो जब एक नया डिफेंडेंट ऐड किया जाता है तो उसकी हद तक जो प्लेंट है, दावा है, उसमें अमेंडमेंट की जाती है, और जो अमेंडमेंट की जाएगी सम्मन के जरिए दूसरों को इतला कर दिया जाएगा कि हमने मुकदमे में ये वाली अमेंडमेंट की है, ये वाली बात की गई। तो आपसे नागेटिव पूछेगा जब अमेंडमेंट की जाएगी तो क्या सम्मन भेजा जाता है दूसरों के पास? आप कहेंगे हाँ भेजा जाता है। और ये कहेगा कि क्या अमेंडमेंट की कॉपी भी भेजी जाती है? आप कहेंगे हाँ अमेंडमेंट की कॉपी भी भेजी जाती है। 10 का 5 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। वो मैं पहले बता चुका कि इसका लिमिटेशन एक्ट कब शुरू होगा, इसका लिमिटेशन पीरियड जिस दिन इसको सम्मन की सर्विस हुई थी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, जहां तक ताल्लुक है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, सेक्शन 22 उसकी दफा 22 का, द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेड, कि प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन, जो प्रोसीडिंग हमने की थी किसी शख्स के खिलाफ, एडेड जो हमने दाखिल किया था एज डिफेंडेड, एक डिफेंडेड के तौर पर, शैल बी डीम्ड, हम उसको तसव्वुर करेंगे, टू हैव बिगन, कि वो शुरू हुई है, ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द सम्मन, जिस दिन सम्मन की तामील हुई थी। 11वां कंडक्ट ऑफ सूट। 11वें में अब हम रूल 11 पढ़ रहे, 10 रूल अब खत्म हो गया, अब 11वां रूल पढ़ रहे। इसमें यह कहा गया अदालत जिस वक्त चाहे तो क्या कर सकती है कि मुकदमे की भाग दौड़, मुकदमे का इंतजाम किसी एक के हाथ में दे सकती है। अब हम 7 बंदे थे, कोर्ट को यह लगा कि इनमें से आसिफ के हाथ के अंदर में मुकदमे की भाग दौड़ दे दूं, मुकदमे का इंतजाम दे दूं, तो कोर्ट ऐसा क्या कर सकती है, किसी एक के हाथ में दे सकती है। दी कोर्ट में गिव दी कंडक्ट, कोर्ट दे सकती है इंतजाम ऑफ द सूट, उस मामले का, टू सच पर्सन, उस शख्स के हाथ में, एज इट डीम्ड प्रॉपर, जो उसको मुनासिब बंदा नजर आए। अब है हमारे पास इसका रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ आर डिफेंडेड फॉर अदर, अपीयरेंस हाजिर होना, पेशी पे आना। तो मैं क्या कहा था 12 और 8 में फर्क है। तो 12 का ताल्लुक है पेशी पे आने का, और 8 का ताल्लुक है उन सब की जगह पर एक बंदा नुमाइंदा बनकर मुकदमा दायर कर दे। तो वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ, जब बहुत से प्लेंटिफ हो, देन वन, एक से ज्यादा, एनी वन आर मोर ऑफ देम, उनमें से कोई एक या कुछ ज्यादा, मे बी अथोराइज एनी अदर, वो दूसरे को इजाजत दे सकते हैं, उनको इस काबिल कर सकते हैं, ऑफ देम, उनमें से, टू अपीयर, के वो पेश हो, प्लीड, पैरवाई करें, आर एक्ट फॉर सच अदर, या दूसरों की तरफ से अमल करें, इन एनी प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग में, एंड इन ए लाइक मैनर, उस तरीके से, वेयर देयर आर मोर डिफेंडेड, कहीं पे ज्यादा डिफेंडेड हो, देन वन, एक से ज्यादा, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, मे बी अथोराइज बाय एनी अदर, दूसरे को अथोराइज कर सकता है, ऑफ देम, टू अपीयर, के वो पेश हो, लीड, पैरवी करे, एक्ट फॉर सच अदर, जो उनकी तरफ से अमल करे, इन एनी प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग में। तो क्या कहा गया, पेशी पे अगर वो सबके सब पेश ना हो तो किसी एक को अथोराइज कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ से पेश हो, मगर उनको रिटर्न लिख के देना पड़ेगा। लॉ गेट पूछेगा उनको रिटर्न लिख के देना पड़ेगा, आप कहेंगे हाँ रिटर्न लिख के देना पड़ेगा, हम उनको अथोराइज कर रहे हैं, हम पेशी पे नहीं आएंगे बल्कि हमारी तरफ से ये बंदा आएगा। अब उसके सब रूल 2 में कह दिया गया, 12(2) में, दी अथॉरिटी शेल बी इन राइटिंग, जो आप अथॉरिटी लिख के देंगे वो राइटिंग में होगी, साइंड बाय द पार्टी, और साइन भी हुए होंगे, गिविंग इट, जो उसको दे रहा होगा, एंड शेल बी फाइल्ड इन द कोर्ट, और ये कोर्ट में आपको दाखिल भी करनी पड़ेगी। 3 बातें इस रूल 2 में कह देगी, सब रूल 2 में कह देगी, 12(2) में क्या बातें की गई, 3, कि अगर वो 6 बंदे मुझे कहते हैं कि आसिफ तुम हमारी तरफ से पेशी पे पेश हो, तो वो 6 के 6 मुझे लिख कर देंगे, प्लस अपने साइन भी करके देंगे, प्लस मैं उसकी वो लिखी हुई कॉपी को मैं अदालत में जमा करने का भी पाबंद होऊंगा। 13 ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर। 13 में ये कहा गया कि जो आपको मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर को ऑब्जेक्शन हो तो आप पहली स्टेज पे राइज कर दें, बाद वाले स्टेजों पे ना करें। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर, किसी भी तरह के एतराज जो किस ग्राउंड पे हो नॉन ज्वाइंडर के और मिस ज्वाइंडर या गलत ज्वाइंडर का, पार्टियों के, शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, वो कब उठाने चाहिए, शुरू के दिनों में, जब आपको पहला मौका मिल जाए, एंड इन ऑल केसेस, और तमाम केसों में, वेयर
issues are settled, जब मामले settled हो गए हों, are at or before such settlement, या तो उस सेटलमेंट के मौके पर या बिफोर उससे पहले, सच सेटलमेंट उस सेटलमेंट से पहले, अनलेस द ग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली राइज, जब तक के कोई मामला बाद में ना खड़ा हो, एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन, और इस तरह के ऑब्जेक्शन है वो ना लिए जाए, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, तो वो क्या किए जाएंगे, ऐसा समझाया जाएगा कि वो वेव्ड कर दिए गए, यानी उनसे दस्तबरदार हो गया। अब देखो 13 में क्या कहा गया, आपको मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर का कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप शुरू शुरू में बता दें। इसमें एक अगली बात की गई, अगर कोई मामला आपने उसमें नहीं उठाया या कोई मामला बाद में उठा और आपने उसको नहीं उठाया, तो ऐसा डीम किया जाएगा कि आपने उसको वेव्ड कर दिया, यानी आपने उससे दस्तबरदारी कर दी। यहां तक का था हमारा में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज।